हेलो दोस्तों। मैंने इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग की पहली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंट अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, वो उसके सब फील्ड्स क्या हैं, ये किस तरीके से वर्क करती है। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इसको अप्लाई कैसे किया जाएगा और इसको रिपोर्ट कैसे किया जाएगा। इन दो एस्पेक्ट्स पे आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी। पहला होगा डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, और एक सिंपल सी बात है, जब डायरेक्टली है तो दूसरा होगा इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। यहां पे हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या है ना कि अगर हम आपसे कह दें कि ये काम कर लो अच्छा है तो आपको ये बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर उसी चीज़ का हम कानून बना दें तो वो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, क्योंकि कानून बन जाने के बाद थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ जाती हैं, आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी जैसी फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, आपके ऊपर एक डर बनाया जाता है, आपके ऊपर कोई पर्सन होता है जो आपको वॉच कर रहा होता है, तो अल्टीमेटली आप वो चीज़ें करना शुरू कर देते हो। तो गवर्नमेंट ने भी डायरेक्टली कुछ एक्ट बना रखे हैं जिसको फॉलो करना मैंडेटरी हो चुका है आज की डेट में। हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री को ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे पहले एक एक्ट बनाया था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये एक्ट बनाया था बेसिकली इसके लिए कि आप पानी को स्वच्छ बनाइए, यूज़ करने जैसा बनाइए, और जो पानी आप वेस्ट कर रहे हो उसका भी एक प्रॉपर रिसाइकलिंग करिए, उसको भी कोशिश करिए कि वो बेटर तरीके से यूज़ किया जा सके। दूसरी तरफ आ रहा था एक और एक्ट, इसमें कुछ चेंजेस के साथ बनाया गया सेम वही एक्ट को 1977 में। इसका नाम था वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट। पहले वाला था सिर्फ एक्ट, ये था सेस एक्ट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा आपसे चार्जेस भी लिए जा रहे थे कि अगर आपके पास कुछ वेस्ट वाटर अवेलेबल होता है तो उसके साथ हम कुछ सेस आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे और फाइनली उसको गवर्नमेंट रिसाइकलिंग की तरह यूज़ कर पाएगी। नेक्स्ट चीज़, थर्ड एक्ट आ रहा था एयर से रिलेटेड, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। दूसरा था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए भी एक्ट बना दिया गया। बेसिकली जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है, आपसे आपकी इंडस्ट्री में कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, आपकी कंपनी में कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वाटर वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही है, वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा है तो आपके ऊपर वाटर एक्ट लगेगा। आप मशीनें यूज़ कर रहे हो जो पोल्यूशन ज़्यादा कर रही हैं, एयर पोल्यूशन कर रही हैं, तो आपके ऊपर एयर पोल्यूशन भी लगेगा। आपके अगल बगल फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है तो आपके ऊपर वो भी एक्ट लगेगा। इसके अलावा एक जनरल एक्ट होता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो यूजुअली सभी के ऊपर लगता है, जहाँ पे आप अगर पेड़ पौधे देख रहे हो तो उसके ऊपर चलना नहीं है, पेड़ पौधों पे अच्छी तरीके से उसकी केयर करनी है, आपकी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी केयर करने की। ये एक बहुत जनरल से रूल्स हैं जो हर पर्सन को फॉलो करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ जब मैं बात करूंगा इनडायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसमें भी कई सारे एक्ट आते हैं जो फाइनली हमें फॉलो करने पड़ते हैं, बट ये है कि इसको इनडायरेक्ट में रखा गया, ये अदर देन रखे गए। वो तो प्राइम थे, करने ही करने, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, लेकिन ये कुछ अलग अलग हैं जो हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, बट हाँ कुछ पार्ट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं। एक तो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A में भी कहा गया है कि आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक पर्सन की है। फैक्ट्रीज़ एक्ट, फैक्ट्री कैसे होनी चाहिए, फैक्ट्री की एरिया कितनी होनी चाहिए, फैक्ट्री में की एरिया के हिसाब से जो वहाँ पे पेड़ पौधे हैं वो कितने होने चाहिए, वाटर का यूज़ कैसे होना चाहिए, जो आपके पास गार्बेज इकट्ठे हो रही है वो कहाँ जानी चाहिए, ये बाकायदा फैक्ट्री एक्ट में सारी चीज़ें मेंशन है। हैज़र्डस वेस्ट, जो वेस्ट हो रहा है उसका आप क्या करते हो, क्या आप उसको ऐसे ही फेंक देते हो, फेंकने के बाद कि वो वहीं पड़ा रहता है, वहाँ कीड़े मकोड़े और बहुत सारी गंदगी होती है जिससे और भी ज़्यादा पॉल्यूशन इकट्ठी हो जाती है, स्टिंग करने लगता है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वेस्ट का सही यूटिलाइजेशन कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, आपको नहीं लगता कि इस वेस्ट का आप यूटिलाइज कर सकते हो, तो आपके पास एक प्रॉपर सोर्स होना चाहिए कि उस वेस्ट को आप उनको हैंड ओवर कर दो, वो लेकर के चले जाए, वो आपके पास ना रहे जो वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। नेक्स्ट आता है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। आपने यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि अगर आपकी किसी इन्वायरमेंट की गलती की वजह से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ता है। जैसे इसको अगर हम सिंपल तरीके से देखें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कि आप लोग अगर कुछ ऐसी फैक्ट्री यूज़ नहीं कर रहे हो तो आपको इसकी नॉलेज ना हो, लेकिन जनरली आप क्या करते हो, जब आप गाड़ी चलाते हो, टू व्हीलर यूज़ करते हो या फोर व्हीलर यूज़ करते हो, रोड पे कोई भी आप व्हीकल यूज़ करते हो तो आपको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। बेसिकली ये इंश्योरेंस आपके साथ साथ, ये आपके लिए तो चॉइस है कि आप ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन सामने वाले के लिए, थर्ड पार्टी के लिए लेना बहुत
मैंडेटरी होता है कि आपकी गलती की वजह से अगर दूसरे का लॉस हो जाए तो उसको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट भी होता है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। आपने पोल्यूशन, जब आप गाड़ी चलाते हो तो पोल्यूशन लेना होता है जो आपको यूजुअली 6-6 महीने पर लेना होता है, तो ये भी एयर पोल्यूशन के लिए होता है। इसके अलावा इंडियन पेनल कोड भी आपके ऊपर लेवी होता है। जब आप कोई गलती करते हो तो आपको सज़ा दी जाती है इंडियन पेनल कोड के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट। अगर कभी ज़रूरत पड़ती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम की वजह से आपके ऊपर कोई केस हो गया तो उस केस की सुनवाई कहाँ होगी, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया जहाँ पे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। इंडियन फिशरीज़ एक्ट 1987। अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत सारे एक्ट हैं जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। कुछ डायरेक्टली एप्लीकेबल हैं जो हैं ही हैं, जिसके लिए आपको पूछा बताया नहीं जाएगा, लेकिन इनडायरेक्टली के लिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप गाड़ी यूज़ नहीं कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली चीज़ें आप क्यों इंश्योरेंस कराओगे। दूसरी चीज़, अगर आप कोई गलती नहीं कर रहे हो तो बट ऑब्वियसली चीज़ें क्यों आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगेगी जो आपके ऊपर इंडियन पेनल कोड एप्लीकेबल हो। आप फिशिंग का काम नहीं कर रहे हो तो आपके ऊपर क्यों फिशरी एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके ऊपर तभी एप्लीकेबल होंगी जब आप खुद इंडल्ज होगे, उसमें नहीं हो तो कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि आखिर हम इनकी रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो रिपोर्टिंग के टाइम पे हमें देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें और उन्हीं की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स में नहीं बता सकता कि ये लोगों 5 ही हैं या 10 ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये आपका सेंस ऑफ ह्यूमर डिसाइड करेगा। वहाँ पे आप देखोगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी टू कंपनी, पर्सन टू पर्सन आपकी इन्वायरमेंट की सोच की तरीका बदल सकता है। लेकिन हाँ, एक जो कंजर्वेटिव अप्रोच हम अडॉप्ट करें, जो मेनली देखी जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, व्हाट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर इंस्टॉल्ड टू कंट्रोल पोल्यूशन। आपकी मशीनें कौन सी हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी ऐसी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो अपनी इंडस्ट्री, अपनी फैक्ट्री में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट बात आती है द स्टेप्स टेकन फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। भाई आप बिजलियाँ यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो और झूठ में वेस्ट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका भी आप क्या ऐसा टूल यूज़ कर रहे हो कि भाई ठीक है, अगर आपने कंप्यूटर में देखा होगा कि 15 मिनट्स या 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक अगर इनएक्टिव रहता है, यूज़ नहीं होता है, तो अपने आप बंद हो जाता है या स्क्रीन सेवर लग जाता है। तो ये चीज़ें आपकी मशीनों में भी हो कि ऑटो कट हो जाए कि 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। नेक्स्ट होता है स्टेप्स टेकन टू फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। भाई नाम से ही क्लियर है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन आपको चाहिए। स्टेप्स टेकन फॉर डीकम्पोज द वेस्ट। वेस्ट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आप कैसे कर रहे हो, उसके पास आपके पास प्लान होना चाहिए। वाटर एंड प्रोडक्शन प्रोसेस वेस्ट। स्टेप्स टेकन फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन प्रोसेस एट्सेट्रा। वाटर एंड रॉ मटेरियल कंजम्पशन आप कैसे कर रहे हो। पॉल्यूशन जनरेटर, आप किस कैटेगरी का पॉल्यूशन जनरेट कर रहे हो, वो कितना नुकसानदायक है, भाई ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो उस पॉल्यूशन से नेचुरल रिसोर्सेज में कितना नुकसान हो रहा है और आप उसके लिए कौन से ऐसे मेजर्स यूज़ कर रहे हो जिससे आप उसकी सेविंग कर सको। नेक्स्ट, नेचर ऑफ हैजर्डस एंड सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस एंड डिस्पोजल प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड। जो वेस्ट इकट्ठा हो रहा है आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हो, आप उसको फेंक रहे हो तो कहाँ फेंक रहे हो, जहाँ फेंक रहे हो वहाँ से वो क्या यूज़ हो रहा है, क्या उसको एक प्रॉपर गाड़ी आती है जो उसको लेके चली जाती है या क्या उसका साइकिल है, ये आपको बताना पड़ेगा। मेजर्स टेकन फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और इसके अलावा आप क्या नॉर्मल मेजर्स यूज़ करते हो अपनी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हमको फेस करनी पड़ती हैं इन्वायरमेंट अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग में, वो कुछ इस तरीके से हैं। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग लैक्स इकोनॉमिक वैल्यू। अब बताओ कि धुएं से कितने रुपए का नुकसान होगा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे। नो डाउट धुएं से 100 लोग अगर सोसाइटी में है तो हो सकता है 10 लोगों को बीमारी हो जाए, 15 लोगों को बीमारी हो जाए। 15 लोग में से कितने लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, कितने लोग सोचेंगे ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा। जो जाएंगे वो कौन से डॉक्टर के पास जाएंगे, सरकारी डॉक्टर के पास जाएंगे या प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे। वो कौन सी दवाई लेंगे, वो सस्ती दवाई लेंगे या महंगी दवाई लेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो इकोनॉमिकल वैल्यू निकालना ये थोड़ी सी डिफिकल्ट टास्क हो जाती है। नेक्स्ट, देयर इज नो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग सोशल वैल्यूज ऑफ एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज। भाई इसका कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं, हम बता तो सकते नहीं है कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं लोगे तो
अपना मतलब इस इंश्योरेंस मतलब जो गाड़ी आप यूज़ कर रहे हो उस गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, कोई इसका स्टैंडर्ड नहीं है। अब पीछे कभी 10 लोग होते हैं, कभी 50 लोग होते हैं, कभी कोई नहीं होता है। आप किसी ट्रैफिक में खड़े हो गए तो पता चला पीछे 100 लोग खड़े हुए हैं। तो इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। दूसरी चीज़, सोशल वैल्यू गिवन टू इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज आर चेंजिंग सो फास्ट दैट द एस्टिमेट्स आर लाइकली टू बी एब्सोल्यूट बिफोर दे आर अवेलेबल फॉर यूज़। क्योंकि इसका कोई एक फिक्स मेथड बन भी नहीं पाएगा। आप कैसे निकालोगे कि पीछे कितने लोग खड़े हो रहे हैं और उसको कितनी प्रॉब्लम हो रही है। भाई आज आप दिल्ली में खड़े हो, दिल्ली में अगर एक ट्रैफिक सिग्नल के पास कोई पर्सन खड़ा है तो वहाँ सैकड़ों खड़ी हैं। दूसरे गांव में खड़े हो सकता है 4 ही खड़ी हो सकता है कई लोग इसको यूज़ भी ना करते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, इसका कोई स्टैंडर्ड बन भी नहीं पाएगा। नेक्स्ट, इसका कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। बेसिकली अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट बनाती है और वो बताती है कि किसी काम को कैसे किया जाए। बट यहाँ पे कोई सोर्स ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं है, तो आप क्या बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं है बना पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमें फेस करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स इन एप्लीकेबल एजम्पशंस। भाई यहाँ पे हम सिर्फ एक सोच ही लगा सकते हैं। वो मेरे अकॉर्डिंग कुछ और हो सकती है, बी के अकॉर्डिंग कोई और हो सकती है, सी कुछ दूसरे तरीके से सोच सकता है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सबकी एजम्पशंस एक जैसी हो। Environmental accounting is not a legal obligation except for few industries in India। तो इसका जो ऑब्लिगेशन है, इसकी जो कंप्लाइंसेज हैं, ये सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाती हैं, बट हाँ कुछ के ऊपर ये मैंडेटरी अप्लाई हो पाती हैं। इट लैक्स रिलायबल इंडस्ट्री डेटा। और भाई अब जो इंडस्ट्री दे रही है उसने कह दिया कि हमने भाई ठीक है, हमने तो ये दिखा दिया, हमने गार्बेज को हटा दिया। गार्बेज को हटाने से कितने लोगों का फ़ायदा कर दिया। अब उन्होंने एजम्पशन दे दिया मैंने 100 लोगों का फ़ायदा कर दिया। ठीक है भैया, बोल रहे हो 100 लोग, तो हमने मान लिया 100 लोग। हो सकता था वहाँ पे 10 ही लोग का भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, हो सकता था वहाँ पे 2000 लोगों का फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो जो आप डेटा दे रहे हो उसी को मैंने रिलायबल मान लिया। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। भाई वो झूठ भी तो बोल सकता है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमें फेस करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको लगे कि कोई डाउट है इस टॉपिक में तो बेशक आप हमसे पूछ लीजिएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।